उसकी मधुर आवाज़, उसकी प्यारी आँखें, उसका वो मासूम चेहरा। मेरा नाम अमित है और आज की ये कहानी कुछ साल पहले मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस वक्त मैं गांव के स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था और उसी साल हमारी क्लास में एक नई लड़की ने दाखिला लिया जिसे मैं पहली बार देख रहा था क्योंकि वो हमारे गांव की नहीं थी। इसमें अजीब कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारे स्कूल में आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने आते थे और मास्टर जी के बताने पर पता लगा कि उस लड़की का नाम आफरीन था। वो थोड़ी अजीब सी थी। वो हमेशा अपने हाथों को ढक कर रखती थी और हमेशा चुपचाप बैठी रहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत और भोलापन झलकता था और शायद यही वजह थी कि मैं आफरीन से दोस्ती करने की सोचने लगा। छुट्टी होने के बाद मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं कर पाया और ऐसे ही एक महीना बीत गया, लेकिन मैं आफरीन से बात नहीं कर पाया। एक दिन मैंने अपने मन में ठानी कि मैं स्कूल की छुट्टी के बाद आफरीन का पीछा करूंगा और मौका मिलते ही उसे अपने दिल की बात बोल दूंगा। और मैंने उस दिन ठीक वैसा ही किया। अपने दोस्तों से बच बचा के मैं आफरीन के पीछे चल पड़ा, लेकिन काफ़ी दूर तक उसके पीछे चलने के बाद भी रास्ते में आते जाते लोगों की वजह से मैं आफरीन से बात नहीं कर पाया। और ऐसे ही आफरीन चलते चलते पास वाले जंगल के पास पहुंच चुकी थी। मैंने मन ही मन सोचा कि आफरीन यहाँ क्यों आई है। यहाँ से तो उसे कोई बस नहीं मिलने वाली थी। और फिर मेरी आंखों के सामने आफरीन जंगल की ओर बढ़ती गई और मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जंगली जानवरों के डर से उस जंगल में कोई नहीं जाता था जिस जंगल में आफरीन टहलते हुए जा रही थी। मैंने उसे आवाज़ लगाकर रोका। तब तक वो 30-35 मीटर जंगल के अंदर जा चुकी थी। मैं दौड़कर आफरीन के पास गया और उस दिन पहली बार मैंने आफरीन से बात की। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ से न जाए, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। तो मेरी इस बात पर आफरीन मेरी तरफ देख ज़रा सी मुस्कुराई और उसने मुझसे कहा कि उसका घर इसी जंगल में है। जो सुनकर मेरे चेहरे पर शिकन उमड़ी और मेरा चेहरा देख आफरीन ने मुझसे कहा, घबराओ मत, ये जंगल शांत, गहरा और सिर्फ काला है। यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है। आओ, मैं तुम्हें मेरा घर भी दिखाती हूँ और इस जंगल की खूबसूरती भी दिखाती हूँ। जंगल में जाने से मेरा डरना तो लाजमी था, मगर फिर भी आफरीन की उस मधुर आवाज़ को मैं मना नहीं कर पाया और आफरीन के साथ साथ जंगल के भीतर की तरफ चल दिया। वो क्लास में गुमसुम सी रहने वाली लड़की उस दिन इतना बोल रही थी कि उसकी बातों में खोकर मैं कितनी देर तक चला मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन जब उसने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, कहाँ खो गए, आ गया घर। नज़रें उठाकर देखा तो सामने लकड़ी का एक मकान था और चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर मेरे कुछ बोलने से पहले ही आफरीन ने मुझसे कहा कि घबराओ मत, रात नहीं हुई है। यहाँ जंगल घना है और इसी वजह से जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैंने उससे पूछा कि हम कितनी दूर आए हैं, तो उसका जवाब सुनकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि उसने कहा कि हम 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं। मैंने तुरंत आफरीन से पूछा कि मैं वापस कैसे जाऊँगा। तभी उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसकी हैंड स्लीव्स थोड़ा ऊपर खिसकी। तब मैंने देखा कि उसका हाथ जला हुआ था। मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ते ही उसने झट से अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लिया और एक हड़बड़ी से उसने मुझसे कहा, मेरा भाई आने वाला है, वो तुम्हें जंगल के बाहर छोड़ आएगा, तब तक अंदर आराम कर लो। उसका भाई मुझे वापस गांव छोड़ आएगा। उसकी ये बात सुनकर ज़रा सी मेरी सांस में सांस आई। खैर, मैं आफरीन के साथ उसके घर में गया। बिल्कुल सामने दीवार की तरफ चेहरा करके
कोई औरत बैठी थी। उसके सामने धुआं उठ रहा था। मैंने उसे आफरीन की माँ समझकर उससे नमस्ते की, लेकिन उसने मेरी नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया। आफरीन ने मुझसे कहा कि बुरा मत मानना, लेकिन वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देगी। ऐसा बोलते हुए वो मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आई। कुर्सी पर बैठते हुए मैंने उससे पूछा कि वो जवाब क्यों नहीं दे सकती, तो आफरीन ने पास रखे पलंग पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। दरअसल ये मेरी अम्मी है। इनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। अब्बू हमेशा शराब के नशे में धुत रहते और अम्मी को पीटते। अम्मी आए रोज़ अब्बू का जुल्म सहती, पर न जाने कैसे एक दिन अम्मी ने तंग आकर अब्बू को खाने में जहर खिलाकर मार डाला। आफरीन की ये बात सुनकर मैं डर गया और कुर्सी से खड़े होते हुए मैंने उससे कहा कि मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मैं दरवाजे तक आया ही था कि पीछे से आफरीन की एक सहमी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। तुम जाओगे कैसे? तुम्हें न तो रास्ता मालूम है और इस जंगल में जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा है। आफरीन की इस बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने पलटकर उससे कहा, खतरा? खतरा है तो तुम रोज़ आना जाना कैसे करती हो? आफरीन एक बार फिर हल्का सा मुस्कुराई और पलंग से खड़ी हुई और तभी घर का दरवाज़ा खुला और एक लड़का अंदर आया। मुझे लगा कि यही आफरीन का भाई है और वो कुछ सवाल करता उससे पहले ही आफरीन ने उससे मेरे बारे में बताया और ये भी कहा कि मैं वहाँ से जा रहा था। आफरीन की ये बात सुनकर उसके भाई ने मुझसे कहा, ऐसे कैसे जाएंगे? अब आए हैं तो कुछ पीजिए, कुछ खाइए, उसके बाद मैं खुद आपको जंगल पार करवा के आता हूँ। इन लोगों का ये बर्ताव मुझे चिंता करने पर मजबूर कर रहा था और वक्त का भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं हवा की एक घूंट भरकर वापस चेयर पर बैठ गया और तब मैंने आफरीन के चेहरे की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं बल्कि एक रहस्य झलक रहा था। कुछ देर मेरी आंखों में आंखें डालकर वो मुस्कुराई और फिर वहीं पास वाले एक छोटे दरवाजे के कमरे में चली गई और दूसरे ही पल आफरीन हाथ में एक गिलास लिए उस कमरे से बाहर निकल कर आई और मेरे पास आकर हाथ में गिलास थमाकर उसने मुझसे कहा कि ये फलों का रस है। मैंने एक बार गिलास की ओर देखा और एक बार आफरीन की तरफ और फिर एक घूंट उस अजीब से शरबत की भरी और एक घूंट भरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और मैं कब बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं लगा और पता नहीं उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया और पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे मेरे आसपास से कहीं से एक आवाज़ आ रही थी, आज मेरी दुआ कबूल कर लेना, आज मैं तुम्हें बलि चढ़ाने वाली हूँ। मैं जिस भी जगह पर पड़ा था उसी जगह पर मैं अपने आप को संभाल कर खड़ा हुआ। मालूम पड़ा कि अब मैं ऊपर वाले कमरे में था और उस औरत की आवाज़ नीचे से लगातार आ रही थी। मैंने अपने आसपास देखा, मेरे अलावा फ़िलहाल वहाँ कोई नहीं था। मैं अपनी जगह से उठा और दबे कदमों से सीढ़ियों तक गया। सीढ़ियों पर जाते ही मेरी नज़र सीधा घर के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ वो औरत वैसे ही मेरी तरफ पीठ करके ज़मीन पर बैठी थी। इस बार उस पर खुले दरवाजे से आती एक परछाई गिर रही थी और वो औरत अपने एक हाथ से अपने सर के एक एक बाल तोड़ रही थी और सामने उस परछाई की ओर फेंक रही थी। डर के मारे मेरा गला सूख चुका था, लेकिन दरवाजे से भाग पाना अब मुमकिन नहीं था। इसीलिए मैं खिड़की से कूदने के लिए धीमे से पलटा तो पलटते ही मेरी नज़र सीधा दीवार पर टंगी आफरीन और उसके भाई की हार लगी तस्वीर पर पड़ी, जो देखकर मेरी रगों में बहता खून बिल्कुल ठंडा पड़ गया।
लेकिन मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मैं खिड़की से नीचे उतरा और जिस दिशा में मुझे मेरे पैर लेकर गए मैं उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते से मैं अनजान था। लेकिन कुछ देर दौड़ते दौड़ते मुझे दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। जाने क्या भला हो, इसीलिए मैंने बिना आवाज़ किए उस हलचल का पीछा किया और चुपके से जो मैंने देखा वैसा नज़ारा मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वहाँ आफरीन का भाई खड़ा अपनी गर्दन गोल गोल घुमा रहा था और आफरीन नीचे पड़ी एक लाश को अपने मुंह से काट काट कर खा रही थी। मेरी चीख न निकले, इसीलिए मैंने मुंह पर हाथ रखकर उल्टे पैर दौड़ना शुरू किया। मैं नहीं जानता कि उस वक्त वो चुड़ैल आफरीन या उसका शैतान भाई मेरे पीछे दौड़ रहे थे या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बस दौड़ता रहा और एक जगह आकर मैंने ठोकर खाई और मैं ज़ोर से गिरा। तभी मेरा माथा एक पत्थर से टकराया और मैं फिर से बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने मेरे परिवार वाले और पुलिस थी और मैं अस्पताल में था। कुछ देर बाद पता लगा कि मैं 3 दिन से गायब था। मैंने पुलिस को मेरे साथ घटी पूरी घटना बताई। पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस को जंगल में एक टूटा फूटा पुराना घर तो मिला, लेकिन उस घर में पुलिस को कुछ नहीं मिला सिवाय एक वॉल हुक के जिस पर ब्लैक हैंड स्लीव्स टंगी हुई थी। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।